नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हिंदी वाली साइंस की। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर है, उसको देख लेते हैं। अध्याय 3 का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। यानी बेसिकली इसमें हम फूड के बारे में, भोजन के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं सुभाषित, नई पुस्तक में ये जोड़ा गया है। संस्कृत हमें थोड़ा बहुत पढ़नी आती है, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। कौरुक कौरुक कौरुक, हित भुक हित मित भुक, भुक और ऋत भुक। इस सुभाषित का मतलब क्या है देख लेते हैं हम। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। निरोगी मतलब जिसको रोग नहीं होता है, जो स्वस्थ होता है, उसको निरोगी बोला जाता है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ से एक क्लास शुरू होती है। आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अन्येन जातानि जीवन्ति। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसी पर बेस ये पॉइंट यहाँ पर सब लिखा गया है। हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर नोटिस चिपकाई जाती है, और साथ ही साथ कभी कभी आज का विचार ऐसे करके होता है, जो वो पढ़ते हैं लोग। आज का विचार अन्येन जातानि जीवन्ति है, पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृति की एक सूक्ति है, यानी अच्छी जो उक्ति होती है, अच्छी लाइन जहाँ लिखी होती है, उसको सूक्ति बोला जाता है, जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आहार मतलब भोजन। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या खाते हैं, पहला टॉपिक है क्रियाकलाप। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। मतलब भोजन ऐसी चीज़ है, अनिवार्य घटक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भोजन को चाह कर भी हटा नहीं सकते, वरना हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो एक तालिका नीचे दी गई है। आप हर दिन कौन सा भोजन खा रहे हैं या खाएंगे, इसको आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। ठीक है, और अपने आप दोस्तों से भी कह सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं हम। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक समय पे मतलब केवल दाल रोटी या दाल चावल रोज नहीं खाते हैं। कभी पनीर बनवाते हैं, कभी मशरूम की सब्जी बनाते हैं, कभी टमाटर की सब्जी बनाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का खाते हैं। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तो आप पाएंगे कई सारे दोस्तों के वहाँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे वहाँ दाल चावल रोटी यही सब बनता है ना, तो कुछ समानताएं आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा खाया जाता हो, क्या पता आपके वहाँ दही खाया जाता हो, किसी के वहाँ छाछ पिया जाता हो, है ना, दूध, क्या पता कि कोई किसी के घर में 2 गिलास सुबह और शाम होता हो, क्या पता आपके वहाँ केवल रात में होता हो। तो ऐसे भिन्नता आ सकती है। तालिका का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना है। करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रकार के लोग भोजन करते हैं। मान लीजिए मैं लखनऊ का हूँ और लखनऊ में कोई असम का आके बसा हुआ है, तो लखनऊ का खाना भी खाएगा और वो असमिया खाना भी खाएगा। ये आप समझ रहे होंगे बात। पंजाब से आया तो पंजाबी वाला खाना खाएगा, है ना, मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना, और लस्सी वगैरह। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं? तो बिल्कुल पाई जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के आहार। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाए जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें, यानी जो लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं अलग अलग, वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं, उनके साथ कौन रहता था ना, आसपास के लोग जो रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं आप कहाँ के हैं, वहाँ क्या खाया जाता है। ऐसे अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्र लिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हो सके तो थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए, ये लाइफ में थोड़ा बहुत काम आता है। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ, यानी जो हम खाते हैं अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में। जैसे पंजाब में मक्का, जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं वो कौन सी है? मक्का है, गेहूं है, चना है, दालें हैं।
खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। ये पराठा, एक बार मैं पंजाब गया था तो वहाँ पराठा वगैरह खूब बिकता है ना, सब्जी के साथ में, छोले के साथ में। पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, दूध और चाय हो गया। आप देखिए कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल ये सब होता है, वहाँ पर स्थानीय फसलें उगाई जाती हैं। खाए जाने वाले कुछ खाद्य पारंपरिक पदार्थ हैं, वो कौन से हैं? इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल। और यहाँ पेय पदार्थ छाछ, कॉफ़ी, चाय वहाँ पर उस साउथ इंडिया में नॉर्मली पिया जाता है। मणिपुर में जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं वो चावल है, बांस है और सोयाबीन है। अगला है खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं चावल, इरोम्बा यानी चटनी, ऊती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू, कांगसोई। ये कहाँ का है? मणिपुर। और यहाँ पे है बिना दूध की चाय यहाँ पी जाती है। और ऐसे ही अन्य आप देख सकते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कुछ एरिया के कुछ और तरह के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ एरिया के कुछ और तरह का। जैसे लखनऊ वाले कुछ और खाते हैं, ठीक है, अहमदाबाद वाले कुछ और खाते हैं, मणिपुर वाले कुछ और खाएंगे, ऐसे होता है। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस करिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य के विशेष में ही खाए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। अगला देखते हैं, आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। इसका मतलब बेसिकली ये है, मान लीजिए हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा रोटी के साथ सब्जी, रोटी के साथ दाल या दाल के साथ चावल, ये सब बहुत खाया जाता है। ऐसे ही कोलकाता वगैरह साइड में क्या होता है, क्योंकि वो पानी के साइड वाला एरिया है, तो क्या होता है, यानी बे ऑफ बंगाल वगैरह है, तो वहाँ पर मछली चावल खूब सारा होता है, तो खूब खाया जाता है। आप समझ रहे हैं ये बातें, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु पाई जाती है। तो मृदा और जलवायु अलग अलग होती है, इसलिए क्या होता है, जो फसलें भी होती हैं अलग अलग उगाई जाती हैं या उगती हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। तो बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई, ये देखते हैं। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं? तो बिल्कुल हो गई हैं। आपने देखा होगा पहले हम लोग रोटी दाल चावल ही खाया करते थे, आज मोमोज, चाउमीन, न जाने क्या क्या चीज़ें आती हैं, नूडल्स आते हैं, है ना। और तरीके भी बदल गए हैं। पहले चूल्हों पर बनता था, आजकल गैस स्टोव्स, अवन वगैरह आ गया है ना। आप जानते हैं इसके विषय में, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, अपने वयोवृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनसे, वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना है तो कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं, यानी आप कुछ प्रश्न रखिए कि आपको क्या क्या पूछना है। जैसे किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं, ये उनसे पूछना है। पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं, ये उनसे पूछना है, तो वो सारी चीजें बताएंगे। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं, यानी कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये बदलाव आया है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार ले, यानी इंटरव्यू ले, उनसे कुछ पूछे कि दादा या दादी, है ना, अंकल ये कैसे होता है, आंटी ये कैसे होता है, ये सब पूछना है। पारंपरिक ये चूल्हा, पहले ऐसे खाना बनाया जाता था, आजकल कुछ आधुनिक गैस चूल्हा आ गया है, अब और भी थोड़ा हम आधुनिक हो गए हैं। ये सिलबट्टा है, यहाँ पर कुछ पीसा जाता था जैसे नमक वगैरह, और ये इलेक्ट्रिक क्या ग्राइंडर आ गया है, अब इसमें सारी चीज़ें की जाती है। समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन, पाक पद्धति मतलब जो खाना बनाने की विधि होती है ना, कुकिंग मेथड वगैरह आप कह सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियां जिन्हें पाक पद्धतियां कहा जाता है समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है, ठीक है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। ये रहा चूल्हा, ये जो आपको मैंने बताया ऐसे गांव में यूज किया जाता है, और अब ये यूज होने लगा है।
तो चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। चित्र 3.1 का भी दिखाया गया। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। पहले के समय में पत्थर की सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, लेकिन इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी विद्युत चालित पिसाई मशीन जो होती है उसका उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन है। तो कम्युनिकेशन संचार साधन अच्छा हो गया, बेहतर परिवहन हो गया, तकनीकी विकास होगा, हम लोगों ने इनोवेशन किया है ना, नई नई मशीनें खोजी बनाई, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखते हैं भोजन के घटक क्या हैं, यानी ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं भोजन के जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव, ठीक है, फूड फेस्टिवल होता है ना, वो एक चीज बोल रहा है यहाँ पर, देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये देखिए यहाँ लिखा है ईट हेल्दी लिव हेल्दी। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपका यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई महोत्सव है, यहाँ पर राजस्थानी खाना है, इधर गुजराती है, इधर असमिया है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और देखिए यहाँ पर खाने गए हैं, ठीक है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, यानी दुकानें टाइप की। पोषण विशेषज्ञ हैं एक, उनका नाम क्या है, डॉक्टर पोषिता, विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम क्या है, स्वास्थ्य ही परम धन है, ठीक है, यानी हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें ताकत नहीं रह गई है। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ताकि उसको एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज के बारे में ये अच्छी चीज है, तुरंत आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और ग्लूकोज में होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, और ये कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, ये पोषक तत्व होता है। अब देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, यानी कई सारे जो ऊर्जा के हमारे स्रोत है उसमें से कार्बोहाइड्रेट काफी प्रमुख है, प्राथमिक है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, ध्यान रखिएगा पॉइंट यहां से, जो भी जितनी भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी यानी सब्जियां हरे पत्तेदार या ऐसे भी, जैसे आलू और शकरकंद, तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। ध्यान रखिएगा, केला हो गया, गन्ना हो गया, आलू, शकरकंद, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आम, अनानास, इनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें चीनी वगैरह होती है, ठीक है, नट्स होते हैं।